Hello dear students, welcome to this video. In this video we are going to discuss about the panel data fixed effect model, dummy variable least square model भी बोलते हैं इसको. Okay, तो we have already discussed about the pool data. Okay, pool OLS method हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. तो देखिए जनरल आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि पूल डाटा में हमने क्या किया है कि हमने रिकॉग्नाइज किया कि इंडिविजुअल स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं होता है. जिस तरह से हम 6 एयरलाइंस का जो है एक एग्जांपल लिया था यहाँ पे एयरलाइंस का. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारी जो कोस्ट फंक्शन है ये कोस्ट किसके इक्वल है, ये बीटा 1 प्लस बीटा टू QIT, ठीक है, प्लस बीटा 3 और हमारा FP फ्यूल प्राइस आ गया हमारा. ओके, या PFV आप कर सकते हैं इसको, IT प्लस बीटा 4 एंड ये हमारा लोड फैक्टर आ गया. ठीक है, और हमारा प्लस ये एरर टर्म आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि जितनी भी हमने पहले डिस्कस किया था कि हमने 6 एयरलाइंस का हम एयर फॉर्म्स है उनका हम कोस्ट फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि सबके लिए हम एक ही कोस्ट फंक्शन बना रहे हैं. हमने ऐसा भी एज्यूम किया कि इंडिविजुअल स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं कोस्ट पे पड़ रहा है. ठीक है, फिर मैंने डिस्कस किया कि किस तरह से किसी फॉर्म का मैनेजमेंट अच्छा है तो उस फॉर्म के हमारा क्या होगा कि कोस्ट फंक्शन पे भी उसका इम्पैक्ट बिल्कुल आपको विटनेस होगा, दिखेगा. ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या होगा कि हमें हर फॉर्म का एक अलग से कोस्ट फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा. ठीक है, कि कुछ इफेक्ट आएगा दोनों का, इंटरसेप्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा. तो इसके लिए हम डमी वेरिएबल का यूज करेंगे, जो मैंने पहले भी वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि डमी वेरिएबल्स क्या होते हैं. ठीक है, डमी वेरिएबल ये एक बाइनरी फॉर्म्स में होता है, यस या नो में होती है. ठीक है, जिस फॉर्म के साथ हम डमी वेरिएबल ऐड करेंगे हमें उससे पता चल जाएगा कि ये फॉर्म कितना एफिशिएंट है. ठीक है, तो जब हमें डमी वेरिएबल ऐड करना है तो यहाँ टोटल फॉर्म कितनी है, यहाँ पे 6 फॉर्म है. कितनी फॉर्म है, 6 है. तो हमें डमी वेरिएबल कितने ऐड करने हैं, 6 नहीं करने हैं, हमें 5 डमी वेरिएबल ऐड करने हैं. ठीक है, प्लस हमें इंटरसेप्ट को भी ऐड करना है. ठीक है, अगर हम इंटरसेप्ट को यूज नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 6 डमी वेरिएबल ऐड करेंगे. पर हमें अगर इंटरसेप्ट को यूज करना है तो हम 5 ही डमी वेरिएबल यूज करते हैं, एक कम डमी वेरिएबल यूज करते हैं. फिर हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट के साथ कंपैरिजन करते हैं उसकी. ठीक है, क्योंकि इंटरसेप्ट जो हमने जिस फॉर्म का डमी वेरिएबल ऐड नहीं किया है उसका एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू क्या आएगा, वो इंटरसेप्ट आएगा. ठीक है, तो इस केस में कितनी है, 5 फॉर्म में. ठीक है, तो इस केस में डमी वेरिएबल कैसे यूज होंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ. ठीक है, तो इस केस में आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हम डमी वेरिएबल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इंडिविजुअल फॉर्म स्पेसिफिक का यहाँ पे क्या होगा कि उसका इफ़ेक्ट होगा यहाँ पे, इसीलिए हम इसको यूज कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जितने भी फॉर्म हैं उनका अपना ही एक क्या होगा कि एक इफ़ेक्ट होता है. ठीक है, each we introduce the dummy variable for each entity to capture the unique characteristics of each entity. each entity का हमें unique characteristics को हमें कैप्चर करना है. that might affect the dependent variable. dependent variable क्या है, cost है हमारा, जो हमारी cost को इफेक्ट कर सकता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें किस तरह से डमी वेरिएबल यूज करना है. तो इस कंडीशन में क्या, इंटरसेप्ट टर्म माइट डिफर अक्रॉस एंटिटीज़. सारी एंटिटीज़ का, सारी एयरलाइंस का जो है इंटरसेप्ट टर्म अलग हो सकता है. ठीक है, बट इट इज़ टाइम इनवेरिएंट, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होता. ठीक है, और स्लोप कोफिशिएंट यहाँ पे डज नॉट वेरी अक्रॉस द एंटिटीज़. जो स्लोप कोफिशिएंट है यहाँ पे बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 है, ये सब के लिए सेम रहेगा, पर बीटा 1 के जगह जो वैल्यू आएगी वो सब के लिए अलग हो जाएगी, क्योंकि जिस फॉर्म का जो अपना इंडिविजुअल स्पेसिफिक इफेक्ट होगा वो बीटा 1 के पास जो हम वैल्यू रखेंगे उसमें रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, ये अल्फ़ा 1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, अल्फ़ा 1 लिख रहा हूँ. ठीक है, प्लस अल्फ़ा 2 और यहाँ पे डमी वेरिएबल D2 फॉर्म 2 के लिए. मैंने 1 के लिए नहीं किया, 1 किसके साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, अल्फ़ा 1 के साथ. ठीक है, और प्लस यहाँ पे मैंने कर दिया. ठीक है, प्लस अल्फ़ा 3 और डमी वेरिएबल 3 मैंने कर दिया तीसरी फॉर्म के लिए. ठीक है, अल्फ़ा 4 और डमी वेरिएबल मैंने 4 फॉर्म के लिए कर दिया. ठीक है, अल्फ़ा 5, ठीक है, और डमी वेरिएबल भी 5 फॉर्म के लिए मैंने
ऐड कर लिया। अब हमारे पास कौन सी बची, छठी वाली बची। अब अल्फ़ा 6 और डमी वेरिएबल 6 मैंने किसकी 6 वाली एयरलाइन है उसके लिए यूज कर लिया। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमारे पास 6 एयरलाइंस है, पर हमने क्या किया डमी वेरिएबल 5 भी यूज किए हैं। यहाँ पे आप देखिए कि डमी वेरिएबल कितने 1 2 3 4 5 किए, ठीक है। जो पहले वाला बच गया वो ये वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। इसी वैल्यू के साथ हम ऐड करते जाएंगे तो फिर हमें दूसरे की एवरेज वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और जो आगे वाला टर्म आएगा वो सबके लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे प्लस आ गया, जो फिर आगे ऐसा चलेगा बीटा 2 QIT, ठीक है, प्लस आगे क्या आ जाएगा बीटा 3 फ्यूल प्राइस, ठीक है, IT, प्लस बीटा 4। ये सब के लिए और जितने भी 6 फॉर्म में लोड फैक्टर आ गया ये उनके लिए सेम ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैंने क्या किया डमी वेरिएबल ही ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि इफ़ आप देखना चाहते हैं कि फॉर्म 1 का एवरेज वैल्यू क्या आएगा, इंटरसेप्ट क्या आएगा फॉर्म 1 का। फॉर्म 1 का इंटरसेप्ट क्या आएगा, फॉर्म 1 का इंटरसेप्ट किसका, पहली वाली फॉर्म का इंटरसेप्ट आएगा A1, ठीक है। और फॉर्म 2 का क्या आएगा A1 प्लस A2, ठीक है। ये A1 क्या आ गया हमारे पास, ठीक है। A1 हमारे देखिए हमेशा जो पहला वाला जो A1 आ रहा है वो सबके लिए बेंचमार्क आएगा, उसी से प्लस माइनस करना है अगर दूसरे का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। और फॉर्म 3 के लिए क्या आ जाएगा, ये आएगा A1 प्लस A3। और 4 के लिए क्या आ जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 4। और 5 के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, ये अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 5 आ जाएगा, ठीक है। 6 के लिए क्या आ जाएगा, ये फिर अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 6 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए आप मैंने किस तरह से सबका इंटरसेप्ट निकाल दिया। तो ये सबका इंटरसेप्ट सबके लिए अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर D2 का हमें देखिए D2 D3 D1 कैसे निकालने हैं आपको देखना है कि जैसे ही आपके पास अगर फॉर्म 2 है, अगर फॉर्म 2 का डाटा दिया हुआ है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास D2 1 आ जाएगा और अदरवाइज़ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसीलिए D3 का डाटा हमारे पास है उसके आगे हम 1 लिख देंगे, अगर वो नहीं है, ठीक है, तो अदरवाइज़ हम 0 लिख देंगे। इसी तरह D4 का आ रहा है तो 1 लिख देंगे, अदरवाइज़ हम 0 लिख देंगे। इसी तरह D5 का आ रहा है तो 1 लिख देंगे, अदरवाइज़ हम 0 लिख देंगे। इसी तरह D6 का आ रहा है तो 1 लिख दो, अदरवाइज़ 0 लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप इनको डाटा में इसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई किस तरह से हमें डमी वेरिएबल को हमने यहाँ पे डाल के हमने क्या किया, हमने सबके लिए अलग अलग इंटरसेप्ट का कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने जो है ये स्लोप जितने भी आ रहे हैं इनके स्लोप कोफिशिएंट आ रहे हैं इनको क्यों नहीं चेंज किया। देखिए अगर हमें स्लोप कोफिशिएंट भी चेंज करना है उससे अच्छा हम सबके लिए अलग अलग ही कैलकुलेट कर लें, अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो उसका तो मतलब हो गया फिर हम इंडिविजुअली सारी 6 फॉर्म के लिए अलग अलग कॉस्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। पर हमने क्या किया, इनको इकट्ठा ही करके ये यहाँ पे इंटरसेप्ट इनका अलग आ रहा है तो हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट किया, ठीक है। कि आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। देखिए अब यहाँ तक हमने कर लिया है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास 6 डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने हैं तो आपको 5 ही करने होते हैं, ठीक है। डमी ईच एयरलाइंस के लिए हमें करने हैं, 6 एयरलाइंस है तो हमें 5 डमी वेरिएबल यूज करने हैं, तो अदरवाइज डमी वेरिएबल ट्रैप चला जाएगा और मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, फिर हमारा मॉडल बड़ी प्रॉब्लम में आ सकता है, ठीक है। तो अब आगे देखिए कि हमें क्या करना है। अभी इसके लिए देखिए फिक्स इफेक्ट के लिए हमें एफ टेस्ट का यूज करना है। देखिए एफ टेस्ट का यूज करना है, तो ये तो देखिए हमने अनरिस्ट्रिक्टेड हमने निकाला, तो एफ टेस्ट के लिए क्या हो गया, जो आर स्क्वायर आएगा हमारा, आर स्क्वायर अनरिस्ट्रिक्टेड आ जाएगा, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा रिस्ट्रिक्टेड वाला आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने पहले जो यूज किया था पूल वाला जो वो क्या है वो रिस्ट्रिक्टेड, हमने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि सारे सेम ही हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया और यहाँ पे हम m लिख देंगे। m का मतलब क्या कि हमें न्यू कितने हमने यहाँ पे वेरिएबल ऐड किए हैं,
तो कितने किए हमें यहाँ पे डमी वेरिएबल, हमने 5 किए हैं, ठीक है। और अपॉन में आएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे 1 माइनस आर स्क्वायर, और ये अनरिस्ट्रिक्टेड आएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n माइनस के मतलब कितने कोफिशिएंट यूज किए। यहाँ पे देखिए हमने टोटल कोफिशिएंट कितने यूज किए थे, हमने 9 कोफिशिएंट यूज किए, तो यहाँ पे क्या जाएगा 90 माइनस, तो यहाँ n माइनस के क्या आ जाएगा, n माइनस के आएगा हमारे पास 90 माइनस 9 89 आ जाएगा। और ऊपर हमने नए कितने डमी वेरिएबल ऐड किए थे, हमने 5 किए थे। टोटल 6 एयरलाइन से तो हमने एक कम किया था, जैसे मैंने बता दिया डमी वेरिएबल ट्रैप से बचने के लिए, ठीक है। तो देखिए अब इस मॉडल में आप डालेंगे इसको, तो उसके बाद जो आपके पास जो आएगा अगर आपका एफ टेस्ट सिग्निफिकेंट है, ठीक है, एफ टेस्ट आपका सिग्निफिकेंट है तो देन द इंडिविजुअल स्पेसिफिक इफेक्ट इज़ वैलिड, ठीक है। मतलब इंडिविजुअली स्पेसिफिक इफेक्ट वैलिड होगा हमारा अगर ये सिग्निफिकेंट आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब सबके लिए इंटरसेप्ट अलग अलग है। अगर ये सिग्निफिकेंट हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इट मीन्स देयर इज़ नो इंडिविजुअल स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन द कॉस्ट फंक्शन, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर ये इनसिग्निफिकेंट आ रहा है तो इन दैट केस वी कैन यूज़ पूल डाटा, ठीक है, पूल डाटा OLX, ओके। वी डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ new intercept or a different intercept for all across the forms, okay, for different forms. Only one intercept is sufficient to represent entire industry of 6 forms, okay. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्या होता है कि वन वे फिक्स इफेक्ट मीन ओनली इंटरसेप्ट चेंज। वन वे फिक्स इफेक्ट मीन्स ओनली इंटरसेप्ट चेंज, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वन वे फिक्स इफेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे सिर्फ इंटरसेप्ट ही चेंज हो रहा है, ठीक है। इफ़ टाइम इफेक्ट इज़ अलाउड ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर आपको टाइम इफेक्ट भी आपको इंक्लूड करना है, ठीक है, तो यहाँ हमने टाइम इफेक्ट नहीं किया है, तो अगर हम 15 ईयर के लिए हम टाइम इफेक्ट को भी चेंज को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो हमें 14 डमी वेरिएबल यूज करने पड़ेंगे। कितने? 14 डमी वेरिएबल्स ऐड करने पड़ेंगे इसके लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा कमरसम, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स मॉडल बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि टू वे इफेक्ट कैप्चर्स बोथ इंडिविजुअल एंड टाइम इफेक्ट। अब देखिए ना, टाइम के साथ भी जैसे कॉस्ट फंक्शन एक जैसा थोड़ी रहता है, जैसे जैसे टाइम होता है तो उससे क्या होता है कि हमारा एफिशिएंसी बढ़ती जाती है, टेक्नोलॉजी अच्छी होती जाती है, तो उसी के हिसाब से हमारा क्या होगा कि हमारी कॉस्ट फंक्शन भी चेंज होगा। अब लास्ट 15 ईयर्स का आप देखते हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि कॉस्ट फंक्शन एक जैसा ही रहेगा 15 साल। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई कॉस्ट फंक्शन भी चेंज होता जाएगा। तो टू वे इफेक्ट कैप्चर्स बोथ इंडिविजुअल एंड टाइम इफेक्ट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। वन वे फिक्स इफेक्ट मीन्स ओनली इंटरसेप्ट चेंज। इफ टाइम इफेक्ट इज अलाउड ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी द 14 डमी वेरिएबल विल बी एडेड टू कैप्चर द 14 ईयर्स, ठीक है। हमें 14 साल को कैप्चर करना है तो हमें 14 साल के डमी वेरिएबल ऐड करना पड़ेंगे, ठीक है। टू वे इफेक्ट कैप्चर्स बोथ इंडिविजुअल एंड टाइम इफेक्ट, इंडिविजुअल और टाइम इफेक्ट दोनों को कैप्चर करेगा। पर कीप इन माइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम डिक्रीजेज विच मेक्स मॉडल लेस इफेक्टिव। अब ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप जितना वेरिएबल ऐड करेंगे तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम विल डिक्लाइन। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम डिक्रीज हो जाती है तो मॉडल लेस इफेक्टिव हो जाता है, तो ये भी ध्यान रखनी है। इफ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आर एडिड the degree of freedom decreases which makes model less effective, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी कीप इन माइंड कि हम
अब क्या होगा कि हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम विल डिक्रीज विच मेक्स अ मॉडल लेस इफेक्टिव। ओके, तो हमें ये एक्स्ट्रा डमी वेरिएबल जोड़ने या नहीं जोड़ने हैं, तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे तो ये हमने मॉडल कर लिया। अब हमें अगला मॉडल कौन सा करना है जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो हमें फिक्स इफेक्ट वाली, अब रैंडम इफेक्ट मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और रैंडम इफेक्ट और फिक्स इफेक्ट मॉडल में क्या डिफरेंस है ये भी हम देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।